नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी की शुरुआत करते हैं सन 1992 में और शुरुआत करते हैं आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो 1992 के टाइम की कहानी है। आसाम में ना एक चेरी नाम का गांव है। अभी के टाइम पे तो वो गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है, लेकिन वो टाइम पे यह गांव उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। 33-34 साल पहले की बात है ना, तो वो बहुत छोटा गांव था। इस गांव के एक हिस्से में एक बड़ा साधारण सा परिवार रहा करता था। कमल नाम के व्यक्ति का यह जो थे ना, कमल जी बड़े सीधे साधे नेचर के थे। ना बोलना बिल्कुल भी आता नहीं था। बहुत ही सिंपल इंसान, बहुत ही नेक दिल व्यक्ति थे और गांव में बहुत इनकी लोग रिस्पेक्ट किया करते थे। शुरू के टाइम में जब यह जवान हुआ करते थे ना, उस समय ना मतलब यह बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की, इतना दिमाग चलाया कि ढेर सारी प्रॉपर्टी इस जगह में अपनी बना ली। अब ऐसा है कि 1992 के टाइम में इनके बच्चे हो चुके थे, इनका परिवार सेटल्ड हो गया था। इनके परिवार की बात करें तो कमल जी की पत्नी रेवती, इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़का था जो सबसे बड़ा, फिर सेकंड नंबर में भी लड़का, फिर दोनों लड़कियां। ऐसा था भाई इन लोगों के परिवार में यह लोग शुरू से ही अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे। यह पुश्तैनी घर गांव के बिल्कुल लैंडिंग में था और कच्ची मिट्टी का घर था। यह बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब का टाइम ऐसा था। 1992 के टाइम में इन्होंने बहुत पैसे बना लिए थे, बहुत प्रॉपर्टी बना लिए थे। तो अक्सर इनके बच्चे, इनकी पत्नी इनसे बोलते रहते कि अब तो इतनी जमीन हमारे पास हो गई है, इतने पैसे हो गए, ठीक है यह हमारा पुश्त है, नहीं घर है, इस घर से सबको लगाव है, लेकिन अपनी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना यार, लाइफस्टाइल थोड़ी सी और बढ़ आएंगे आगे तो एक अच्छा घर बनवाते हैं ना। अपने ही इस घर के बाजू में अपनी एक और जमीन है जो भी कुछ ही समय पहले अपने ने खरीदे। वहाँ पर एक बढ़िया से एक बंगला जैसा बनवाते, कैसा रहेगा। कमल जी ने भी थोड़ा सोच विचार किए और बोले बेस्ट आइडिया है, बनवाते हैं। 1992 की शुरुआत में फरवरी का महीना रहा होगा, इन्होंने ने वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते जुलाई का महीना आया है भाई। वो लिटरली इतना सारा बन गया, नगर मतलब काफी कुछ उसका ढांचा खड़ा हो गया। अब भाई इतना घर बन रहा था तो कंस्ट्रक्शन का सामान भी तो लगता, लेकिन इनका ये जो कच्चा वाला घर था ना, यहाँ पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान रखने की जगह नहीं थी। इनको थोड़ा ऐसा खिच पिच टाइप का हो जाता, इसलिए इन्होंने बोल दिए थे कि जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उस घर का उसी घर में कहीं अंदर घुसा के रख दो। चरी चारी ऐसा कोई होगी नहीं अपने गाँव में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन रेवती जी, कमल जी की पत्नी, ने उनसे बोली कि देखो इतना महंगा महंगा सामान है, आप ऐसे उसको ऐसे खाली छोड़ देते हो, इतना ही भरोसा नहीं करना चाहिए दुनिया के ऊपर। एक काम करो ना, रात के समय आप वहाँ पर सोने के लिए चले जाया करो। कमल जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों के बिना नींद नहीं आती है। रेवती जी बोलती है कि ठीक है, कभी बड़े बेटे को सुला लेना अपने साथ तो कभी छोटे बेटे को, बाकी सबके साथ मैं इस घर में रहूंगी। इन्होंने भी थोड़ा सा और सोचे और बोले कि ठीक है चलो ऐसा कर लेंगे, इसी बहाने अपना दोनों घर सेफ रहेंगे। तुम यहाँ पर हो, मैं वहाँ पर हूँ, चलो ठीक है। अब होता ऐसा है भाई, एक और चीज, हाँ इनके घर का मैं नक्शा बता देता हूँ। कैसा नक्शा, इनका जो ये कच्चा वाला मकान था, पुश्तैनी मकान, ये कैसा था ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पुश्तैनी मकान मिट्टी का तो बना हुआ था, लेकिन इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी। हाईटेक बाउंड्री वॉल, मतलब 9 से 10 फीट की बाउंड्री वॉल थी। उससे ये पूरा घर घिरा हुआ था और बीचों बीच एक अच्छा खासा गेट था। वो गेट भी लोहे का और बड़ा गेट था। तो ऐसे ही
कोई उस गेट के अंदर नहीं आ सकता था जब तक वह गेट खुला ना रहे, या फिर जब तक वह गेट को अंदर से कोई ना खोले। यह गेट को ज्यादातर समय यह लोग बंद रखते थे। कभी आना जाना रहे तो गेट खोल के जाते थे, फिर बंद कर देते थे। ऐसा था भाई, मतलब इनके इस कच्चे मिट्टी वाले घर में भी फुल सिक्योरिटी थी। पुराने जमाने के हिसाब से फुल सिक्योरिटी थी। अब यह जो बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर आते से ही आंगन पड़ता और फिर वो घर था। इस आंगन में छोटा सा एक बगीचा जैसा इन लोगों ने मेंटेन करके रखे थे। शुरू से इस बगीचे में एक बैगन का पेड़ था। मैं क्यों बताया आपको, आगे समझ में आएगा। यह पूरी घटना इस बैगन के पेड़ से ही जुड़ी हुई है। देखो, ऐसा था ना कि भाई, ये जुलाई के आसपास का टाइम रहा होगा, 1992 की बात कर रहा हूँ। रात के समय कमल जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने नए घर में सोने के लिए गए हुए थे। पुराने घर में अपनी रेवती जी अपने छोटे लड़के और दोनों लड़कियों के साथ बढ़िया से सो रही थी। रात के 12:30 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है। ये जल्दी सो जाया करती थी, 10 बजे तक सो जाया करती थी। 12:30 बजे करीब इनकी नींद खुलती है तो क्या पाती है, हमारे बगीचे से कुछ तो खचर खचर करने की आवाज सुनाई थी। वह घबराकर तुरंत उठी और बगीचे की तरफ बढ़ी तो क्या पाई, बगीचे में जितनी भी चीजें लगी हुई है, जैसे कि गाजर, मूली, प्याज, आज जो कंदमूल होते हैं, वह सब जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसी बत्तियां जाती है ना, वह सारी उखड़ गई है। पूरे बगीचे को किसी ने बर्बाद करके रख दिया है। इनका दिमाग खराब हो गया। तुरंत ही इन्होंने नजर डाली गेट की तरफ। मेन गेट अंदर से इनका बंद था। यह लोग ना मेन गेट में अंदर से ताला लगाकर रख देते थे। जैसा मैंने बताया, एक गेट बहुत बड़ा था और कोई ना चाहे ना अंदर वाला व्यक्ति तो बाहर वाला व्यक्ति गेट के अंदर आ ही नहीं सकता था। अंदर से गेट बड़ा सा गेट था, उसका ताला खोलो फिर खोलो, ऐसा था भाई सिस्टम। और बाउंड्री बॉल तो बहुत बड़ी थी, 8 से 8 फीट की, तो कोई कूद के भी नहीं आ सकता था। यह सोच विचार करने लगी वहाँ पर। फिर अचानक से दिमाग आया, हो सकता है कोई बंदर कूद के आ गया होगा और बगीचे का सत्यानाश किया होगा। चलो जाने दो, मैं सोने के लिए जाती हूँ। सोते सोते वापस से उन्होंने अपने बच्चों की तरफ नजर डाली तो उनकी दोनों लड़कियां, छोटा लड़का गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पति देव और बड़ा लड़का तो बाजू वाले दूसरे घर में सो रहे हैं। वो भी नहीं आ सकते थे। रात हो गई, सो गए। अभी बहुत रात है। फिर सुबह इनकी नींद खुलती है। सुबह नींद खुली तो इनकी एक आदत थी, इनको ना अपने वो बैगन के पेड़ से बहुत प्यार था। इनको बैगन की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी, तो सुबह उठते से ही उससे मतलब ऐसा इंटरेक्शन करने के लिए जाया करती थी पेड़ से। जो लोगों को पेड़ पौधों से प्यार होता है ना, वो लोग ना पेड़ पौधों से इंटरेक्शन भी करते हैं, बातचीत भी कई बार करते हैं। तो ये उठ के जाया करती थी ऐसे अपने पेड़ को देखने के लिए। अच्छा है कि नहीं कितने बैगन हुए हैं। ये उस बैगन के पेड़ के पास गई। सुबह सुबह तो क्या पाई कि यार, पिछली शाम तक तो करीबन 20 बैगन लगे हुए थे। यह कैसे हो सकता है कि करीबन 10 बैगन गायब हो गए, 8 ही बचे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर बाद कमल जी अपने बड़े लड़के के साथ घर पर पहुँचे तो इन्होंने बताई कि देखो, रात में ऐसा हुआ था, मुझे खचर खच की आवाज आई। मैं भाग के आए तो देखी कि पूरा बगीचा किसी ने बर्बाद कर दिया है और अपने बैगन जो कि 20 के आसपास लगे हुए थे, मैं गिनती की हुई थी, अब 8 लगे हुए हैं, आधे से भी कम हो गए। कमल जी बोलते हैं, अरे हो सकता है तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी, ऐसे कोई बैगन तो तोड़े गए नहीं ना। बोले कि ठीक है यार, हो सकता है मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई होंगी। ठीक है, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उस पर नए बैगन आए। ठीक है, कुछ दिन बाद नए बैगन आए हैं। अब इन्होंने गिनती कर लिए, बहुत खुश हुई। नए बैगन आए, देख पूरा पेड़ बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इन्होंने गिनती करी, 1 2 3 4 5, हाँ भाई टोटल मिला के 18 बैगन हो गए। यह बहुत खुश हुई, बोली सुबह उठ के बढ़िया बैगन तोड़ूंगी और इसी की सब्जी बनाऊंगी। यह सोने के लिए गई है। फिर उठी अगले दिन उठी तो क्या पाई, 18
में से अब केवल 10 बैंगन बचे हुए हैं। बोले 7 बैंगन कहाँ गायब हो गए? फिर यह पति देव से बताए। फिर पति देव बोले अरे हो सकता है बंदर बंदर आया होगा जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी हुआ होगा। तुम बहुत ज्यादा माइंड करने लगी हो, ये सारी चीजें छोड़ो। फिर उन्होंने अपने बच्चों को लाइन से खड़े करे। बच्चे बड़े सीधे इनके, लेकिन फिर भी बच्चों ने बोले हमने नहीं तोड़े, हम क्यों तोड़ेंगे ये वो। और ये बच्चों की बात मानी भी और बच्चों ने तोड़े भी नहीं थे लिटरली। अब ऐसा करके हर अगली रात को ये यह सोने से पहले गिन लेती कितने बैंगन है, और डेली सुबह उठ के यह पाती कि इनके कम से कम 2-3 बैंगन कम होते जा रहे हैं। इनका हो गया दिमाग खराब। बोली कि यार मुझे ना अब रात भर जाग के ये चीज नोटिस करना पड़ेगा कि बैंगन कौन तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहा है, क्योंकि गेट तो बंद है, अंदर से इतना बड़ा बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी भी खड़ी हुई है। बच्चे सोते रहते हैं। पति देव बड़ा लड़का उधर जाता है, कुछ तो झोल झपाटा है। एक रात को यह जाग रही है। सितंबर का टाइम रहा होगा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। इनको पता नहीं कैसे एक ठंडी हवा का झका आया और नींद लग गई। अब एक बिजली कड़की फर से इनकी नींद खुली और इनको यह लगा कि मैं बहुत देर तक सो गई। इनको बहुत पचेरियावा हुआ कि अब तक तो बैंगन का बर्बादी हो गई होगी। इनको ऐसा लगा कि हाँ यार कम से कम 5 या 5:30 बज गए। ये उठी और जैसे ही अपने बाहर वाले आंगन में पहुंची तो क्या पाई है कि बैंगन के पेड़ के पास एक औरत खड़ी हुई है। यह औरत बैंगन तोड़ रही है। उसने ना अपनी साड़ी का ऐसा झोली जैसा बना के रखी है और बैंगन तोड़ के अपनी झोली में डाल रही है। यह वहीं से खड़े होकर अपने घर की दहलीज से खड़े होकर बोले अरे कौन हो तुम, ऐसे हमारे बैंगन क्यों तोड़ रही हो? लेकिन वो औरत रुकी ही ना, बैंगन तोड़ के अपनी झोली में डाल रही है, धीरे धीरे तोड़ रही है। फिर ये बोली तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हमारे घर में ऐसे कैसे घुस गई? लेकिन बिजली खड़की और वो उस औरत की साड़ी देखी, सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इनको ऐसा लगा मोहल्ले में एक माया नाम की औरत रहती है जो विधवा है, वही आ गई होगी। लेकिन फिर ये तुरंत नोटिस करी गेट की तरफ देख के कि अरे गेट का ताला तो अंदर से बंद है और यह विधवा माया तो थोड़ी बुढ़ी है, यह कैसे अंदर घुसी होगी? यह सोची कि वो माया नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। यह 5-6 कदम आगे बढ़ाई है और फिर जोर की बिजली कड़की और इन्होंने भी चिल्लाई है तू ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर घुस के बैंगन तोड़ रही है? वो औरत पूरी झोली से बैंगन ऐसा नीचे गिर आई और झटके से इनकी तरफ पलट के देखिए, है ना इनकी हवा टाइट हो गई भाई लिटरली। वो जो औरत थी ना, उसका जो चेहरा था, उसकी आंखें थी ही नहीं, पूरा चेहरा इतना गंदी तरीके से बिगड़ा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ऐसे निशान थे, इतनी ज्यादा स्केरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेहरा यहाँ से पूरा पिघल चुका है। वो औरत के बिल्कुल भी दांत नहीं थे। दादी जो पीछे से थोड़ी दूर से खड़े होकर समझ रही थी वो औरत बैठ के बैंगन तोड़ रही है, नहीं वो औरत खड़ी हुई थी। रात का वक्त था ना, जो बिजली चमक रही थी उससे ये देख पा रही थी वो औरत खड़ी हुई थी और उसका कद बहुत कम था और उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन में टच होके ऐसे फोल्ड थे। यह बिल्कुल डर गई क्योंकि यह समझ गई देख के कि ऐसा तो कोई इंसान हो नहीं सकता। यह देखकर बहुत जोर से चिल्लाई है। जैसे ही इन्होंने चिल्लाई ना, वो औरत ने ऐसा करके अपना हाथ बढ़ाई है और अपना हाथ बढ़ा के दोनों ऐसी पूरी बॉडी हवा में उठाई और हवा में उठा के उसका कद इतना लंबा हुआ है कि वह दौड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ी है और इनके दरवाजे में ढम से बहुत जोर से हाथ मारी। किस्मत से इतनी देर में रेवती जी अंदर भाग गई थी और अपना दरवाजा रवाज बंद कर दी थी। रात भर वह डरी सहमी रही, रोती रही, अपने बच्चों को नहीं उठाई कि क्या हो जाए, बच्चों को उठाऊं क्या नहीं, और ऐसा कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं कि फोन करके बुला ले। यह सोच रही है कि इतनी सुबह सुबह एक चुड़ैल हमारे घर पर कैसे घुस सकती है। सुबह का समय हो गया, 5:30 बज गए, ब्रह्मा मुहूर्त लग गया है। यह जागती रही
जागती रही, फिर यह सोच रही है कि उजाला क्यों नहीं हो रहा यार, शायद आज बहुत खतरनाक बारिश का मौसम बना हुआ है इसलिए उजाला नहीं हो रहा है। इंतजार करते करते बैठे बैठे इनको झपकी लग गई, फिर वापस से नींद खुली। गेट खटखटाने की आवाज, उजाला निकल चुका है, तीनों बच्चे सो रहे हैं। कमल जी आए हैं बड़े बेटे के साथ बाजू वाले घर से। उठ के आ गए, यह भागते हुए गई और सबसे पहले गेट खोली तो कमल जी ने भी देख के बोले, अरे ये बगीचे का हाल क्या हो गया भैया, आज भी बंदर आया था क्या? यह बोलती हैं कि नहीं बंदर नहीं, आप अंदर आइए, अकेले में चलिए, सारी बात बताती हूँ। यह बच्चों के सामने कुछ भी नहीं बताना चाहती थी कमल जी को, पिछली रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताई है। फिर क्या था? कमल जी ने बोले कि बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, रात बरात उनकी नींद खुले वह देख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बेहतर बच्चों को बता दे और यह समझा दे कि रात में अगर कुछ भी बगीचे से आवाज आए तो बाहर मत निकलना। बच्चों को पूरी बात बताई गई और फाइनली बगीचे से उस बैगन के पेड़ को कटवा दिया गया। पता नहीं कौन सी ऐसी चुड़ैल आ गई थी जिसको बैगन से इतना प्यार हो गया था। रोज रात में लगभग इनके घर पर आती थी, बैगन 2-4 काटती थी और लेकर अपने साथ चली जाती थी। पता नहीं बैगन का क्या करती थी। इतने दिनों तक यह लोग सोचते रहे कि बंदर है बंदर है बंदर है, अरे खाक बंदर है, थी तो खतरनाक चुड़ैल बैगन वाली चुड़ैल। अब तक आपने प्याज वाली चुड़ैल सुने होंगे, स्त्री कल आना वाली चुड़ैल सुने होंगे, लेकिन बैगन वाली चुड़ैल शायद आपने पहली बार सुने। मैं खुद हैरान रह गया। फिर यह पूरी घटना की जानकारी कमल जी के जो छोटे वाले बेटे थे उनकी शादी हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को दिए पत्नी और उन्होंने फिर मिलके अपने बेटे को दिए। उनके बेटे का नाम है कौशल। कौशल ने मुझे ने कमल जी लोगों ने मतलब वो पेड़ कटवा दिए, तब से वो चुड़ैल उड़ेल नहीं आई। इनके बगीचे बर्बाद होना पूरी तरीके से बंद हो गए और ना ही कुछ ऐसी अजीबोगरीब इनके घर पे वापस से कोई एक्टिविटी हुई। जो भी प्रॉब्लम थी सिर्फ और सिर्फ उसी पेड़ की वजह से थी। दोस्तों आज की दूसरी कहानी है भूतिया फ्लैट के बारे में सन 2021 में, लेकिन हम चलेंगे थोड़े और पहले इस परिवार के थोड़े बैकग्राउंड को समझेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, तब डिटेल में समझ में आएगी कहानी। तो भैया यह भारद्वाज परिवार, दरअसल भारद्वाज परिवार के जो मुखिया जी थे सुरेश भारद्वाज जो थे ना, वह कहीं और के रहने वाले थे, पूना के रहने वाले नहीं थे, शायद वो यूपी के रहने वाले थे और काफी सालों पहले वो पूना में रहने के लिए आ गए थे। यहाँ पर वह नौकरी ओकरी कर रहे थे और यहीं पर उनको एक लड़की पसंद आ गई, उनसे शादी कर लिए। अब यह हुआ कि सुरेश जी ने जब रुचि जी से शादी किए तो रुचि जी ने शादी के तुरंत बाद उनसे बता दी कि मेरे ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे एम्बिशन है, मेरी लाइफ को लेकर मुझे मॉडलिंग के करियर में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में ही लोग मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना चाहते हैं, पहले के जमाने से यह सब कुछ चलता आ रहा है ना। तो काफी पहले की बात बता रहा हूँ, जब सुरेश जी की शादी हुई थी रुचि जी से, तब उन्होंने बताई कि शादी के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुझे मॉडलिंग करना है तो आप रोकिए मत। लेकिन सुरेश जी जो ठहरे भाई पुराने सोच वाले व्यक्ति, वो एक बहुत छोटे गांव के व्यक्ति थे, वह अपनी पत्नी को ऐसे छोटे छोटे कपड़े में बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पराये मर्द उनसे आके मिले, रोज उनसे हाथ मिलाए, उनसे गले लगे, क्योंकि मॉडलिंग वर्ल्ड में थोड़ा सा यह सब कुछ थोड़ा इजी गोइंग होता है, ऐसे फ्रैंक होते हैं लोग, तो उनको ना ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। शुरुआत में उन्होंने कह दिए कि ठीक है, मुझे मॉडलिंग इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि इतना सब कुछ उसमें होता है, अब जब तुम उसमें जाना ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन गैर मर्दों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। वो बहुत खुश हो गई और मॉडलिंग के करियर में आगे बढ़ने के लिए अपना इंटरव्यूज ऑडिशन ये सब कुछ देने लगी। कुछ ही समय बाद उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अब जैसे जैसे उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं
वैसे वैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का तरीका और उनसे लोगों का मिलने जुलने का तरीका सब कुछ बदलता जा रहा है। अपने सुरेश जी यह सब कुछ मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही साल बाद मतलब शादी को 4 साल हुए होंगे, वह रुचि जी को टॉर्चर करना शुरू कर दिए कि नहीं तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनो, कि तुम ऐसे किसी से बात नहीं करोगी, तुम रात बेरात आउटडोर शूट के लिए नहीं जाओगी, जो कुछ पूना में है आसपास के इलाके में वही जाओगी, जहाँ जाओगी वहाँ पर मैं भी रहूंगा। कोई फोटो शूट हो रहा, छोटे कपड़ों में कुछ हो रहा, वो आके तुरंत रोक देते, वहाँ पे लड़ाई कर लेते कि तूने कपड़े कैसे ठीक किया, मुझसे बोलता मैं जाके करता। ऐसे करके लड़ाई करने लगे। इससे रुचि जी के करियर में बहुत बड़ा इफेक्ट बहुत गड़बड़ी सी महसूस हुई। रुचि जी अब सुरेश जी से झगड़ा करने लगी कि शादी के बाद जब मैं नई आई थी तो तुमने तो मुझे किसी चीज के लिए रोके टोके नहीं, लेकिन अब क्या है, अब सुरेश जी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। अभी तक तो सुरेश जी नॉर्मल तरीके से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब सुरेश जी का व्यवहार कुछ ऐसा हो गया था भाई कि वो इस बात से टॉर्चर करने लगे कि मैंने तुझसे कुछ कभी मांगा नहीं, तेरी मुझसे शादी हुई है, शादी वादी होती है ना आदमी लोगों की, तो औरत लोगों के घर से यह दहेज मिलता है, वो दहेज मिलता है, तूने क्या लेकर आई, तू जो अपनी मर्जी की कर रही है, मैंने तो अपनी मर्जी की नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुझसे प्यार किया, तुझसे शादी किया, तू क्या हरकतें कर रही है। ऐसे बोल के अब उनका पासा पलट गया। अब वो भैया उनको लड़ाई करने लगे इस टॉपिक को लेकर कि मुझे कुछ मिला नहीं, तेरी शादी होने के बाद तेसे मैंने शादी किया तो मैं बर्बाद हो गया, किसी और से शादी होती रईस घर की लड़की से तो आज मैं भी रईस होता। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि इनका मॉडलिंग करियर खत्म हो गया। यह टेंशन में रहने लगी बहुत कि मेरे पति को हो क्या गया है, लेकिन घड़ी यहीं पर रुकी नहीं। अब उनके पति आए दिन उनसे झगड़ा करते रहते कि जो बच्चे भी पैदा हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या बोलूं आप लोग को, आप समझदार है, इस लेवल पर उनका शख्स चले गया था। अब इनके थे 3 बच्चे, तीनों बच्चों को लेकर वो पॉइंट ऐसे निकाल देते थे ना कि यह मेरे जैसा नहीं दिखता है, यह तो उसके जैसा दिखता है, मतलब इस हद तक वो लड़ाई करने के लिए चले गए थे। अब एक औरत कितना सही की रुचि जी गलत नहीं थी, यह सिर्फ शक करते थे और उनका जीना हराम करके रख दिए थे। एक दिन ऐसा आया कि रुचि जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इन्होंने एक डॉक्टर से बात करी जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ देना शुरू किए और उनसे यह कह दिए कि देखिए आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका परिवार, आपका सुकून, आपकी मन की शांति, आप बाहर की सारी चीजें छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताओ, जैसा पति चाहते हैं वैसा ही कुछ करो, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हो उनको छोड़कर नहीं जा सकती, तो उनके हिसाब से बनने की कोशिश करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। आप छोड़ के जाना ही नहीं चाहती तो भाई एडजस्ट करना सीखो। वो एडजस्ट करने लगी, लेकिन एडजस्ट करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होता है इंसानों के लिए। एक दिन ऐसा आया कि टेंशन में जब उनके पति, उनके तीनों बच्चे घर पर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, उन्होंने अपने गोरेगांव वाले घर के एक कमरे में खुद को खुश कर लिया। यह जो गोरेगांव की पॉश सोसाइटी में इनका जो घर आया था ना, यह वाला, यह भी रुचि जी की मॉडलिंग करियर के बदौलत ही आया हुआ था। जो खुद के करियर से कमा के घर उन्होंने खरीदी थी, उसी घर के कमरे में उन्होंने एक रात खुद को खुश कर लिया। आप लोग समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है? फिर क्या था, पति पहुँचे, बच्चे पहुँचे, रो के सबकी हालत खराब। पति भी रोया, क्यों नहीं रोएगा, वह सिर्फ शक करता था, ऐसा नहीं था कि वह प्यार नहीं करता था, वह ओवर पॉजेसिव था, वह शक करता था। खैर इनका ऐसा होने के बाद से सुरेश जी बन गए अल्कोहलिक, बहुत शराब पीने लगे, हर दम शराब के नशे में दत्त। अब उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ था, वो पछतावा भी इस लेवल पर आकर कर रहे थे। बच्चों का पूरा ध्यान छोड़ दिए, बच्चे जी रहे
हैं, पल रहे हैं, यह पी रहे हैं, यह अपना पल रहे हैं। अब इनका जो 12वीं हुई है रुचि जी की, उसी रात से जिनकी जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी ना, वह सो रही थी अपने बेड में। घर के कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, बड़ा घर था तो वो हॉल में सो रहे हैं, यह अपने बेड में सो रही है। रात के 2 बजे के आसपास रुचि जी की 12वीं के रात के 2 बजे के आसपास इनकी बड़ी बेटी अपने बेड में सो रही थी कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बालों को कोई ऐसा ऐसा सहला रहा है। इनको ऐसा लगा कि कोई होगा, मेहमान आया होगा, बुआ वगैरह होगी, वह ऐसा सहला रही है। जब यह सहलाना काफी देर तक रुका, नहीं सोई हुई थी, 1 घंटे बाद भी फिर से महसूस हुआ कि कोई सहला ही रहा है। इसने अपनी आंख खोली और देखी तो क्या पाई कि इसके बिस्तर में इसके जस्ट बगल में इसकी मरी हुई माँ बैठी हुई है। यह घबराकर चिल्लाकर उठी, क्योंकि आज उसी माँ की तो देर भी है। लेकिन वह चिल्लाकर घबराकर उठी तो सब कुछ नॉर्मल था, रूम में वह गायब थी। उसके चिल्लाने से जितने भी लोगों की नींद खुली वो भागते हुए आए, बोले क्या हो गया बेटा, कोई बुरा सपना देखी क्या? कुछ लोग समझा रहे हैं कि नहीं बेटा, होता है कई बार, मृत लोगों की आत्माएं 13वीं की रात को घर पर आती है, क्योंकि उनकी आखिरी रात होती है इस दुनिया में। इसके बाद वह अपने स्वर्ग लोक या नर्क जैसा भी उन्हें किए होंगे या अगला जन्म उनको लेना होगा, उस हिसाब से वहाँ पर चले जाते अपनी अगली जर्नी के लिए। तेरी माँ भी तुझसे मिलने के लिए आई थी, सब तो ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस रात के बाद अगले दिन तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। सुरेश जी तो अपने नशे में धुत थे। दूसरी छोटी वाली लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, बड़ी वाली लड़की सो रही थी और लड़का टीवी देख रहा था, और बाप दूसरे वाले कमरे में पी के थोड़ा अपने नशे में था। छोटी वाली लड़की को दिखाई देता है कि जो माँ वाला जो कबर्ड होता था, मतलब माँ का एक जो कबर्ड था, इनकी रुचि जी का जो एक अलमारी थी, मतलब वह इनके रूम में ही था। वहाँ पर लिटरली एक औरत की परछाई आई है और कबर्ड के दरवाजे को ना ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे है, यह देख ही रही थी। लिटरली यह छोटी वाली बच्ची की आंखों के सामने हुआ है। इसने चिल्लाई भी, दीदी दीदी देखो कौन है। दीदी जाग के देखी तो क्या पाई कि कोई भी नहीं है। छोटी वाली बच्ची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यह बच्ची किसी को भी बताती यह बात तो कौन इसकी बातों के ऊपर विश्वास कर पाता। ना दीदी, ना छोटा वाला भाई और ना ही उसके पापा। पापा तो कुछ भी चीज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन छोटे वाले लड़के को जो छो वाली लड़की से भी और छोटा वाला लड़का था, उम्र रही होगी इसकी यही कोई 11 साल के आसपास की। हाँ, इसको भी दिखाई दिया जो इनका किचन वाला जो ऐसा गैलरी होता है, पैसेज होता है ना, वो किचन वाले पैसेज में भी कोई औरत की लिटरली ऐसी परछाई चल के गई है और किचन में गई है, और जितने ही बर्तन हैं उनको धड़ 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 करके ऐसे हिला डाली है। ये घबरा गया, बोला कि मैंने लिटरली दीदी मैंने जाते हुए देखा हूँ, किसी की परछाई को किसकी परछ आई हो सकती है। हमारा घर तो बंद है बाहर से और पापा तो अपने कमरे में सो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इस दिन के बाद से घर की हर एक चीजें अपनी जगह बदल देती, यानी समझ लो यह लोग घर से कहीं बाहर गए हुए हैं, घर लौटते तो माँ के कबर्ड, माँ के कमरे में जितने भी उनके सामान थे वो सारे निकल के बिखरे हुए रहते थे, पड़े हुए रहते थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस में अगर किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसके घर के लोग उस व्यक्ति के सारे कपड़े को जला देते हैं या सारे कपड़ों को दान कर देते हैं। उनकी जितनी भी पर्सनल बिलोंग होती है उनको भी दान कर दिया जाता है या तो फिर नष्ट कर दिया जाता है। इनके केस में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पिताजी की तो कैसेट ही अलग चल रही थी। जैसा मैंने बताया तो पिताजी ने यानी सुरेश जी ने रुचि जी के सारे कपड़ों को ना ही जलाया था और ना ही दान में दिया था। बहुत सारे कपड़े तो उनकी माँ के कपट में यानी रुचि के कबर्ड में ही रखे हुए थे, और वो कबर्ड बच्चों के कमरे में था। अब भैया डर के मारे बच्चे अपने बाप को कुछ बताते तो बाप यही बोलता कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारी माँ के जैसे पागल हो गए
को जैसे वो आखिरी टाइम में पागल हो गई थी, वैसे तुम भी हो गए हो। जैसे वो मर गई वैसे तुम भी मर जाओगे। आज पड़ोस के सभी लोग समझते थे कि इनके घर में तो शॉर्ट यह हो गया है कि सुरेश ने ही रुचि को कुछ कर कुरा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह वाली बात मुझे कैसे पता चली वह आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन आस पड़ोस के सब लोग यही समझते थे और इनके घर पर सभी लोगों ने आना बंद कर दिए थे। बच्चे टेंशन में घर के बाहर बैठे रहते रात बारात तक, क्योंकि घर के अंदर जाते तो उन्हें कोई परछाई दिखती, किसी के होने का आभास होता, कोई उन्हें आकर बार बार टच करता, उनके बाजू में लेटा रहता। वो कौन था इनको नहीं मालूम था, लेकिन कोई तो था, कोई बहुत डरावना, कोई बहुत ज्यादा खौफनाक, जिसका चेहरा रात बेरात कोई आंखें खोलकर देख लेना तो लिटरली ऊपर से नीचे तक हिल जाए। ऐसे खौफनाक चेहरे के साथ यह छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी काट रहे थे। डर के मारे काफी रातों में ऐसा होता था, वह बच्चे अपने घर पर नहीं जाते थे, घर के बाहर ही बैठे हैं और बाप को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही एक रात 1 बजे के आसपास बच्चे अपनी सोसाइटी के गार्डन में बैठे हुए थे कि एक भैया थे, मतलब जो रुचि जी थी ना, मतलब बच्चों की जो माँ थी, उनका इलाज जिस डॉक्टर से चलता था, उनका जो लड़का था वह डॉक्टर का लड़का आकाश नाम का यह बच्चों से बड़ा था, थोड़ा 1-2 साल बड़ा। वो आकाश इनसे पूछा कि क्या हो गया बच्चों, तुम ऐसे बाहर क्यों बैठे हो, घर के इतनी रात गए तुम लोग घर पर क्यों नहीं हो? तो जो बड़ी वाली लड़की थी ना, जो आकाश से 3 साल छोटी थी, उसने रोते रोते आकाश को सब बता दिया। आकाश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह भी क्या सलाह दे देता। 2021 की बात है, उसने बोला कि एक काम करो कि तुम लोग ना एक डॉग अडॉप्ट कर लो, एक इंडियन डॉग बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, उसको घर पर रखोगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी है ना तुम्हारे घर पर तो अपने आप कट के भागने लगी, क्योंकि यह बहुत पावरफुल भी होते हैं जो डॉग्स होते हैं, और इंडी डॉग बहुत ज्यादा प्लेफुल भी होते हैं, तो उनके साथ तुम खेलोगे तो तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट होगा, ऐसे बाहर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों ने बोले ठीक है ऐसे ही करते हैं। उन्होंने एक सोसाइटी में छोटा सा कुत्ता था, एक मतलब ज्यादा समय नहीं था, ये 2 महीने पहले करीब पैदा हुआ होगा, उसको बढ़िया से पालिए, स्ट्रीट डॉग को बढ़िया से पाले चलो, यह काम तो बहुत अच्छा किए, किसी को अच्छा जीवन दिए। खैर अब इनका रूटीन बदलने लगा, अब सुबह होती अपने डॉगी को घुमाने जाते, शाम होती घुमाने जाते। ऐसे ही एक रात को यह लोग अपने डॉगी को घुमा रहे थे और आकाश भी इनको उसी गार्डन में मिला हुआ था कि लिटरली इन लोगों ने देखे हैं कि इनके जस्ट सामने गार्डन में जो पेड़ था वो पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ है। रात का समय था, यह काफी रात थी और ऐसा निकल के इनको देखने की कोशिश कर रहा है। आकाश ने भी खुद अपनी आंखों से देखा। अब आकाश ने चिल्लाया, कौन है, ऐसा छुप छुप के क्यों देख रहे हो हमको? ऐसे चिल्ला के ये उस तरफ गए पेड़ के पीछे, तो लिटरली वहाँ पर कोई भी नहीं था और फिर अचानक से वही चमकती हुई आंखें दूसरे पेड़ की तरफ से दिखी थी। आकाश समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन बच्चों के साथ, जो केवल घर पर ही नहीं बाहर भी इनके साथ लगकर इनके पीछे आती है। आकाश ने सोचा था कि किसी को बताऊं इस बारे में, लेकिन फिर मेरे घर पर भी यही ना बोले कि तू यह सारी चीजों में क्यों इवॉल्व हो रहा है। ऊपर से आकाश के पापा, आकाश की फैमिली में लोग डॉक्टर थे ना, कैसे यह सारी चीजों के ऊपर इतने इजली ट्रस्ट कर लेते। यह तो करता था, लेकिन माँ बाप करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं था। इसने यह कहा बच्चों को कि देखो तुम अपने पापा से बात करो, कुछ तो परेशानी है। खैर ऐसा बोल के चले गया। उसी रात को यह लोग अपने कुत्ते को घर पर लेकर पहुँचे हैं। भाई कुत्ता ना घर के अंदर कदम नहीं रख रहा, पता नहीं आज रात को ऐसा क्या हो गया, कुत्ता घर के अंदर कदम नहीं रख रहा है और रोने लगा जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के पूरी अपनी बॉडी अकड़ा लिया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। अब जो सुरेश जी थे उस दिन थोड़ा कम नशे में रहे होंगे, वो बाहर निकले और बोले क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है? ऐसा तो अब जो छोटी वाली लड़की थी
ना वो रोने लगी डर के मारे। तब भाई बाप का दिल तो है, बाप कैसा भी नशेड़ हो या कुछ भी हो, बाप का दिल थोड़ा सा पिघल गया। बोली क्या हो गया बच्चा, तू क्यों रो रही है, समझा बता क्या हुआ, ऐसा बोले सुरेश जी ने। और फिर अब छोटी वाली लड़की ने सब रोते रोते बता दिए। यह छोटी वाली लड़की ने इनको ये बताई है कि लिटरली अंदर वाले कमरे से जो वो कबर्ड था रुचि जी का, वो कबर्ड उसको इतनी जोर से वाइब्रेट करके किसी पटकने की आवाज आई है कि जितने चारों लोग थे ना ऊपर से नीचे तक खिल गए। वो कुत्ता अपने आप को छुड़ा के वहाँ से मतलब लिटरली भागा है, इनके घर से सीढ़ियों से उतर के भागा है, क्योंकि अंदर वाले कमरे में लिटरली बहुत भारी कबर्ड पुराना बहुत हैवी था जिसमें रुचि जी के कपड़े थे। वो वटर से किसी ने पटका है और पूरे घर में इन चारों के अलावा कोई नहीं था। अब ये घबराते हुए अंदर पहुँचे तो क्या पाए हैं, जितने भी कपड़े हैं पूरे फैल गए। वो कबर्ड टूट चुका है और आसपास कोई भी नहीं है, इस कमरे में कोई था ही नहीं। यह समझ गए कि बच्चे जो कुछ भी बता रहे हैं उस बात में सच्चाई है। हमारे घर में कुछ तो भी नेगेटिव सीन शॉट हो गया है। अगले दिन एक पुजारी जी को घर पर बुलाया गया और पुजारी जी ने बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मृत व्यक्ति के, मृत औरत के, आपकी पत्नी के जो कपड़े हैं उसको सबसे पहले दान दीजिए या जलाइट पर नहीं रखा जाता है। उनका मुंह अपने कपड़ों से लगा हुआ है क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र से थी, चलचित्र के क्षेत्र से थी, मॉडलिंग के क्षेत्र से थी, तो उनको कपड़ों से पहनावे से बहुत ज्यादा प्यार था। आप उनको जलाएं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना वो शांत होगी, और अगर उनको शांति नहीं मिली तो आप भी शांति से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप लोग उनके जीते जी कितना खुश रहते थे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन इन्होंने पूरे विधि विधान के साथ वह कपड़ों को जलवाए हैं और पिताजी यानी सुरेश जी को रिलैक्स की माँ नहीं है तो मुझे ही इन बच्चों को एक बार और एक माँ के जैसा प्यार देना होगा। बस तब से सुरेश जी की जिंदगी बदली और यह बच्चों की भी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आई है। आज वो कुछ भी इनकी लाइफ में है और इनकी फैमिली अब कोशिश कर रही है कि वापस से हैप्पी फैमिली बन जाए, लेकिन इतना आसान तो नहीं होता ना जहां इतना कुछ हो जाए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आकाश ने खुद एक जानकारी, मनोरंजन तो आज नहीं बोलूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कहानियां जरूर पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर नई कहानियों के साथ, धन्यवाद।